दुश्मन के इलाके में जीवित रहने के लिए भारत के सबसे अधिक खोजे जा रहे व्यक्ति को स्वयं को मिटाना पड़ा। मथुरा के इस व्यस्त नदी तट वाले शहर में महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी उस शाही पहचान को पूरी तरह खत्म करना होगा जिसने उन्हें परिभाषित किया था। उन्होंने सबसे पहले अपनी पहचान मानी जाने वाली दाढ़ी और मूंछ कटवा दी, जो 17वीं सदी के किसी भी कुलीन योद्धा की सबसे बड़ी निशानी थीं। फिर उन्होंने अपना सिर पूरी तरह मुंडवा लिया ताकि मराठा योद्धा जैसी कोई भी पहचान शेष न रहे। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भभूत की मोटी राख मल ली और एक साधारण घूमने वाले साधु का रूप धारण कर लिया। इस पूर्ण परिवर्तन ने शिवाजी को भीड़ के बीच एक भूत की तरह अदृश्य बना दिया। उन्होंने मानो अपने भीतर के राजा को समाप्त कर दिया था ताकि उसकी जगह एक अनजान भिक्षुक ले सके। लेकिन इस नए भेष ने तुरंत एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। आगे का रास्ता बेहद कठिन था और यह यात्रा उनके छोटे पुत्र संभाजी महाराज के लिए बहुत अधिक कष्टदायक होती। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि शिवाजी ने अपने पुत्र को मथुरा में विश्वसनीय सहयोगियों के पास छोड़ दिया, जबकि स्वयं प्रयाग की ओर निकल पड़े। अब वह एक अकेले भिखारी के रूप में यात्रा कर रहे थे और उनके मन पर उस पिता का भारी दर्द था जो अपने उत्तराधिकारी से दुश्मन के क्षेत्र में बिछड़ चुका था। उन्होंने अपनी गति और सुरक्षा के लिए अपने पुत्र का साथ त्याग दिया था। यह बलिदान तभी सफल हो सकता था जब उनका भेष अंत तक पूरी तरह सुरक्षित रहता। उनकी पहली चाल एक बहुत बड़ी भ्रामक रणनीति थी। वे मथुरा से निकलकर प्रयाग के विशाल और भीड़भाड़ वाले संगम क्षेत्र में पहुंचे। मुगल सेना स्वाभाविक रूप से यही सोच रही थी कि भागा हुआ राजा सीधे मराठा राज्य की ओर जाएगा। इसी कारण दक्षिण जाने वाले सभी प्रमुख मार्ग मुगल जासूसों से भरे हुए थे। इसलिए शिवाजी ने सीधे रास्ते छोड़ दिए। उन्होंने बुंदेलखंड के घने जंगलों और कठिन पहाड़ी इलाकों से होकर लंबा और खतरनाक मार्ग चुना। घर की ओर मुड़ने के बजाय वे और अधिक दक्षिण की ओर बढ़ते गए और गोलकुंडा सल्तनत की अनजान सीमाओं में प्रवेश कर गए। इस अप्रत्याशित और विशाल घुमावदार मार्ग ने उनकी शारीरिक थकान कई गुना बढ़ा दी, लेकिन इसी रणनीति ने उन्हें पूरे उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली निगरानी तंत्र से बचा लिया। गोलकुंडा के किलों और चौकियों के बीच यात्रा करते हुए उन्हें पूरी तरह अजनबियों की दया पर निर्भर रहना पड़ा। वे दुश्मन के विशाल किलों की छाया में भिक्षा मांगकर भोजन प्राप्त करते थे। इसके लिए असाधारण अनुशासन चाहिए था। पूरे 2 महीनों तक वे मौत के किनारे पर जीते रहे, क्योंकि बोलचाल, चालढाल या व्यवहार में एक छोटी सी गलती भी उनकी तुरंत पहचान और मृत्यु का कारण बन सकती थी। आखिरकार यह कठिन यात्रा उन्हें ऊंचे पहाड़ी रास्तों से होते हुए उनके अपने किले रायगढ़ तक ले आई। उन्होंने सैकड़ों मील दुश्मन के इलाके को बिना पहचाने पार कर लिया था। लेकिन अब उनके भभूत से ढके इस रूप की अंतिम परीक्षा उनके अपने महल के भीतर बाकी थी। किले की सुरक्षित दीवारों के अंदर उनकी माता जीजाबाई अपने पुत्र की किसी भी खबर के इंतजार में बैठी थीं। उस समय की परंपरा के अनुसार जब कोई साधु या सन्यासी महल में भिक्षा मांगने आता था, तो पहरेदार उसे सीधे रानी माता के पास जाने देते थे। जीजाबाई ने उस थके हुए, राख से ढके साधु का सम्मानपूर्वक स्वागत किया, लेकिन वह अपने ही पुत्र को पहचान नहीं सकीं। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने उस अजनबी से अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करने को कहा। यह छल इतना पूर्ण था कि एक माँ की गहरी संवेदनाएं भी उस भिखारी के रूप के पीछे छिपे राजा को पहचान नहीं पाईं। अपनी ही माँ को अपने लिए प्रार्थना करते देख शिवाजी का धैर्य टूट गया। 2 महीनों तक जिसने उन्हें जीवित रखा था, वह लोहे जैसा अनुशासन आखिरकार बिखर गया। उन्होंने सभी राजकीय मर्यादाएं तोड़ते हुए अचानक आगे बढ़कर अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। कुछ क्षणों के लिए जीजाबाई स्तब्ध रह गईं। फिर उन्होंने उस परिचित स्पर्श को महसूस किया, राख की परतों के पीछे छिपे चेहरे को ध्यान से देखा और अपने पुत्र को पहचान लिया। इस अंतिम क्षण में यात्रा का अंत हुआ। जैसे ही जीजाबाई ने राख के पीछे छिपे व्यक्ति को पहचाना, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। इस लंबे और कठिन छल ने शिवाजी को पूरे साम्राज्य के विरुद्ध जीवित रखा था, लेकिन अपनी माँ की बाहों में खड़े होकर वह राजा आखिरकार अपने घर लौट आया था।